Today we will discuss about refraction through spherical surfaces. Now first of all, what are spherical surfaces? Spherical surface, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ये। तो इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास ग्लास है और बाहर एयर है। सपोज ये इसका सेंटर है ग्लास स्फीयर का। अब इसमें से अगर हम एक पोर्शन कट कर लें, इतना सा पोर्शन अगर हम कट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये एक्ट कर जाएगा स्फेरिकल सरफेस। ये इस तरह से एक्ट कर जाएगा लाइक दिस। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर का ये सेंटर है, तो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिड पॉइंट है इसका, दिस इज कॉल्ड पोल, और ये आ जाएगा इसका रेडियस। दिस रेडियस, यही रेडियस स्फीयर का रेडियस है इसका, और यही रेडियस इसका सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन ज्वाइन करेगी पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। जो डायमेट्रिकल विड्थ होगी इसकी, ये वाली जो विड्थ होगी, दिस विड्थ इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द सरफेस। तो ये आ गए स्फेरिकल सरफेसेस। अब क्योंकि इसके अंदर ग्लास है, तो इसका मतलब इस सरफेस के आगे इधर मीडियम ग्लास है और बाहर मीडियम एयर है। अब ये हमारे पास रेयर मीडियम आ गया और ये डेंसर मीडियम आ गया इस तरफ। इस सरफेस से इस तरफ आ गया डेंसर मीडियम और इधर आ गया रेयर मीडियम। जो ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ऑब्जेक्ट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ओ लाई कर रहा है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो जब भी हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस डिस्कस करते हैं, तो कुछ इसमें अजम्पशन यूज़ करते हैं, कुछ हम अज्यूम करते हैं। द मेन थिंग इज व्हाट आर द अजम्पशंस मेड फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अजम्पशंस, वेरी फर्स्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, lying on principal axis। जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड, इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे होगी, कहने का मतलब यहाँ से ये इंसिडेंट रे आ गई। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे, refracted ray and normal makes very small angle with principal axis। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल स्मॉल एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस सरफेस के ऊपर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस के ऊपर, दे आर वेरी स्मॉल। दैट इज, अगर ये स्मॉल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन सो दैट sin I is approximately equal to I and
साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही स्मॉल एंगल बनाती हैं ताकि साइन आई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड अजम्पशन इज अपर्चर ऑफ सरफेस शुड बी स्मॉल। जो अपर्चर है सरफेस का, this diametrical width aperture of the spherical surface should be small so that sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R. These are the assumptions which are made when we discuss refraction through the spherical surfaces. Next one is sign convention. Sign conventions are same as that we have discussed about the in case of a mirror. That is, very first is all the distances are measured from pole. जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पोल से मेज़र की जाएंगी। ठीक है। यही साइन कन्वेंशन मिरर के केस में थी। यानी पहली साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगी, ऑल डिस्टेंसेस measured from pole. सेकंड, जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेज़र की जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र की जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है। द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident light are taken as positive and opposite to incident light are taken as negative. These are the sign conventions when we discuss the refraction on the spherical surfaces. तो मेन चीज़ है assumptions जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल बेक्स वेरी स्मॉल एंगल with the principal axis and aperture of the surface should be small. ठीक है। Now let us discuss refraction through spherical surfaces. Refraction through spherical surface. सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कॉन्वेक्स का मतलब ये हो गया कि इनका कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे लिया जाता है। जो सरफेस जैसा इसका नेचर टुवर्ड्स द रेयर मीडियम होगा वो इसका सरफेस कंसीडर किया जाएगा। अब क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्फीयर इस तरह से है तो आगे आ गया हमारे पास डेंसर मीडियम और इधर आ गया रेयर मीडियम, तो इसका मतलब इस तरफ जो इसकी साइड है वो कॉन्वेक्स बन रही है, इसलिए ये सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस कंसीडर किया जाएगा। सपोज इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है इधर, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है। ठीक है। ये आ गया इसका पोल और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इन दोनों को, ये पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सपोज
एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हियर, ये कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस के अंदर कैसी इमेज बनेगी ये हमें ट्रेस करना है। तो या तो इसकी रियल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रियल और वर्चुअल इमेजेस कब बनेंगी, इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली लाइट रेज, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद अगर आपस में कन्वर्ज होती हैं तो रियल इमेज बनेगी, और किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब मान लीजिए एक लाइट रे इधर से जा रही है ये, अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्शन होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, उसी पाथ से ये आगे चली जाएगी। सिमिलरली जो लाइट रे यहाँ पर ओब्लिकली इंसिडेंट कर रही है सरफेस के ऊपर, ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो लाइट रे ओब्लिकली इंसिडेंट करती है, अब यहाँ पर आकर के रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने दो लॉज पढ़े थे इसमें, क्या कि अगर रेयर टू डेंसर है रिफ्रैक्शन तो उस केस में बेंड्स लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट एंटर इन डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी रिफ्रैक्शन हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर ये पॉइंट मैं मान लो ए मानता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए तो वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा। मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को आप किसके साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि सेंटर से पास करने वाली लाइन जो है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। तो अब हमने ये ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब इसकी बेंडिंग कैसे होगी, एक्चुअल पाथ था इसका ये यूं जा रही थी, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाती, लेकिन अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, अब क्योंकि ये जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो यानी कि ये इस तरफ चली जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के इस रे के साथ कन्वर्ज हो जाएगी। तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, और ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि एक लाइट रे इधर से जा रही थी, एक लाइट रे इधर से आ गई, तो इस पॉइंट के ऊपर आकर के ये कन्वर्ज हो गई, तो कन्वर्ज हो गई, तो दिस इज द रियल इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ये इसकी इमेज एक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये आगे हमारा कोर्स ऑफ रे डायग्राम, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। नाउ सपोज जो इंसिडेंट रे है वो कोई एंगल अल्फा बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कोई एंगल बीटा बना रही है इसके साथ, और नॉर्मल इसके साथ कोई एंगल गामा बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। नाउ यूज स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, क्लियरली इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास μ1 साइन I is equal to μ2 sin R. As I and R are small, then sin I can be written as I and R are small. Then sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R, क्योंकि हमने इसमें अज्यूम किया कर रखा है पहले ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्मॉल होने चाहिए। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। अब क्योंकि लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, अब क्योंकि I और R की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ
अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब ये आई एंगल है हमारे पास, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल है आई, और इन लाइन से हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है इन लाइंस के द्वारा। तो इसका मतलब एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और ये इसके अपोजिट एंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो सिंपल वे में एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं इसके। तो इसका मतलब देन नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली अगर आर की बात करें तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सी ए सी आई, आर जो है वो इन दो लाइन के बीच में बन रहा है, तो इनके साथ ये ट्राइंगल बन रही है। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, यहाँ गामा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और आर और बीटा जो है वो इसके इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा। अब आई की वैल्यू मेरे पास ये आई, और आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आई और आर की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, म्यू वन इंटू आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। अब अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम फार्मूला कौन सा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। कहने का मतलब ये इतना स्मॉल है, गामा बीटा और अल्फा इतने छोटे हैं कि ये पॉइंट ऑलमोस्ट इधर ही आ जाएगा। तो इस केस में गामा के लिए लिखा जा सकता है ए पी अपॉन पी सी, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सिमिलरली बीटा कैन बी रिटन एज ए पी अपॉन पी आई, and alpha can be written as AP upon PO. So by substituting the value of alpha, beta and gamma, we can write it as म्यू वन इंटू अल्फ़ा की वैल्यू थी मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ए पी अपॉन पी ओ, ए पी अपॉन पी ओ प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा की वैल्यू थी ए पी अपॉन पी सी माइनस बीटा की वैल्यू थी ए पी अपॉन पी आई, ए पी अपॉन पी आई। अब अगर यहाँ से ए पी कॉमन लिया जाए, यहाँ से भी ए पी कॉमन आ जाएगा, तो ए पी के साथ ए पी कैंसिल हो जाएगा। म्यू वन से इधर मल्टीप्लाई कर लो और म्यू टू से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। अब यहाँ से पी सी वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी दूसरी तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास म्यू वन अपॉन पी ओ, इसको इस तरफ ले आए तो म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस, इसको इस तरफ ले जाएं तो ये इस तरफ जा करके माइनस हो जाएगा म्यू वन अपॉन पी सी, और म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। नाउ क्लियरली पी ओ इज द ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। पी ओ जो थी वो यू थी।
पी सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एक्ट कर जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी आई हमारे पास इमेज बन रही है ई आई, तो पी से आई की डिस्टेंस आ जाएगी और इमेज डिस्टेंस वी। अब हमने यहाँ पर यूज़ करनी है साइन कन्वेंशन। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है और स्फेरिकल सरफेस हमारा इधर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से इस तरफ जा रही है लाइट रे, तो लाइट रे इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है वो ये है, इधर लेफ्ट टू राइट, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है इस तरफ। तो इसका मतलब पोल से अब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी डिस्टेंसेस, और इस तरफ की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएंगी। तो इसका मतलब पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू, पी सी इज प्लस आर, एंड पी आई इज प्लस वी, क्योंकि ये डायरेक्शन की इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर की जा रही हैं, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट है। अगर ये वैल्यू रखी जाती है तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन refractive index of the medium and object distance, image distance and radius of curvature। ठीक है। अब अगर मान लो यही वर्चुअल इमेज के लिए स्टडी करना है, तो वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास आ जाएगा, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, और इधर ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू पोल, अगर पोल के क्लोज लाई कर रहा है तो अब इसकी इमेज ट्रेस करनी है। तो सपोज एक लाइट रे इधर से जा रही है, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी इधर। एक लाइट रे ओब्लिकली इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है। अब यहाँ ये रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन के लिए या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर नॉर्मल से दूर हटेगी। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो। सपोज ये मेरा पॉइंट ए आ गया। अब ये बेंड होगी, क्योंकि अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ μ2 है, और μ2 ग्रेटर दैन μ1 है, तो अल्टीमेटली अगर ये ग्रेटर है तो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये एक्चुअल पाथ इसका ये था, अगर ये सरफेस नहीं होता तो बिल्कुल सीधे चली जाती, लेकिन अब ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी, लेकिन इसमें इतनी बेंडिंग नहीं हो पाएगी कि यहाँ मिलेगी, क्योंकि पोल के काफ़ी क्लोज है ये पोल है हमारे पास। तो ये लाइट रेज आगे कहीं नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो मैं इसको पीछे बढ़ाऊं अगर, तो ये अगर इन लाइट रेज को हम यहाँ से आते हुए देखते हैं तो ये दोनों लाइट रेज, ये और ये, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। दिस इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन गई। अब क्योंकि these light rays appear to diverge from this point, then this will be the virtual image of the object। अब क्योंकि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। Let incident ray makes an angle alpha with the principal axis. Normal makes an angle gamma with the principal axis, और refracted ray principal axis के साथ कोई एंगल बीटा बना रही है। फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, कैसे? यूजिंग स्नेल्स लॉ हियर, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, क्योंकि μ1 के अंदर I बन रहा है, μ2 के अंदर R बन रहा है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। बाकी सेम रहेगा प्रोसेस, लेकिन डिफरेंस आएगा यहाँ I और R की वैल्यू में।
अब यहाँ अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल, आई इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस गामा। सिमिलरली आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो आर की वैल्यू इस ट्राइंगल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यही ट्राइंगल बन रही है इन दो लाइन के साथ, ये एंगल आर है तो इन दो लाइन के साथ ये ट्राइंगल बन रही है, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू आई और आर की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा म्यू 1 इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू बीटा प्लस गामा। अगला स्टेप था हमारा अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी ओ, गामा इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी एंड बीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी आई। तो अगर ये वैल्यू रख दी जाए तो म्यू 1 इज इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ए पी अपॉन पी ओ प्लस गामा की वैल्यू बन रही है ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू ए पी अपॉन पी आई प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी ए पी अपॉन पी सी। अब ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा, इधर से ए पी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। म्यू 1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन पी आई प्लस म्यू 2 अपॉन पी सी। इन दोनों को रीअरेंज कर लो, पी सी वाली टर्म इस तरफ कर लो, तो ये बन गया मेरे पास म्यू 1 अपॉन पी ओ, पी आई वाली इधर ले आऊँ तो ये बन गया म्यू 2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी। अगेन अब पी ओ, पी आई और पी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पी ओ इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है इधर से, तो इसका मतलब इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंसेस अब नेगेटिव ली जाएंगी और इधर से इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएंगी। म्यू 1 पी ओ की वैल्यू आ गई माइनस यू, पी आई इज माइनस वी एंड पी सी इज इक्वल टू प्लस आर। ये वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन गया म्यू 1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो ये आ गई हमारे पास इसके लिए रिलेशन। यही रिलेशन रियल इमेज के लिए था, यही रिलेशन वर्चुअल इमेज के साथ था। मतलब फॉर्मूला अब हमारे पास ये बन गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा म्यू 1 के अंदर लाई कर रहा है, तो म्यू 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हमारी म्यू 2 के अंदर है, प्लस म्यू 2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास इसके लिए, ठीक है। अब अगर कॉनकेव सरफेस है तो कॉनकेव सरफेस के लिए भी क्या रहेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव है, यानी आगे हमारे पास ग्लास है, इस तरफ ग्लास है, ये कॉनकेव सरफेस है ये। अब इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता हूं तो ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, ठीक है। अब सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ये आ गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो लाइट रे इधर से जाएगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी तो इसी पाथ से चली जाएगी। जो लाइट रे ओब्लिकली इंसिडेंट करेगी, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी तो पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ना, तो ये आ गया इसका नॉर्मल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया, ये नॉर्मल आ गया। इट बेंड्स, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी, मतलब ये
इधर बेंड हो जाएगी, इधर चली जाएगी। ये रे और ये रे आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसी रे को पीछे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से आती हुई अपीयर हो जाएगी, ये एक्ट कर जाएगी इसकी इमेज। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव सरफेस। अब फिर वही, ये हमारे पास नॉर्मल था तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ये नॉर्मल था, ये एंगल आ जाएगा आर। अब सपोज इंसिडेंट रे ये थी, इंसिडेंट रे ये कोई एंगल अल्फा बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे कोई एंगल बीटा बना रही है, और नॉर्मल जो है वो कोई एंगल गामा बना रहा है इसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब यहाँ पर फिर ये मेरे पास पॉइंट ए आ गया, तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन रहेगा। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? डिफरेंस आएगा आई और आर की वैल्यू में। अब अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ, अब क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल आई है, ये आ गया हमारे पास एंगल आई, तो ये ट्राइंगल बन रही है मेरे पास ए ओ सी। इसमें गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, देन गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, और आई की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो आर, क्योंकि इन दो लाइन के बीच में बन रहा है और इन दो लाइन के साथ ये ट्राइंगल बन रही है, तो ये एंगल बन जाएगा आर, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास गामा माइनस बीटा। बस आई की वैल्यू ये सब्सिट्यूट करनी है इस रिलेशन में जो हमने यूज़ किया, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब आई की वैल्यू ये रखिए, आर की वैल्यू ये सब्सिट्यूट कीजिए, ऑटोमेटिकली हमारे पास यही रिलेशन दोबारा आ जाएगा इसके लिए भी। μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। Refraction from denser to rarer medium। सपोज ये कॉन्वेक्स सरफेस है, लेट अस डिस्कस रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव सरफेस है मान लीजिए। अब ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। नाउ सपोज ये इसका पोल है और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इधर लाई कर रहा है, अब ये डेंसर मीडियम के अंदर है, इधर मीडियम डेंसर है। सपोज ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, अब इसकी इमेज ट्रेस करनी है तो रे डायग्राम बन जाएगी। जो लाइट रे इधर से जाएगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। जो लाइट रे ओब्लिकली इंसिडेंट करती है, मान लो इस पॉइंट के ऊपर, ये आ गया हमारे पास पॉइंट ए। अब यहाँ पर ये बेंड होगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। तो पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया, ये नॉर्मल आ गया। अब क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका मतलब एक्चुअल पाथ इधर था तो नॉर्मल ये था, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, दूर हटेगी तो इसका मतलब ये इधर बेंड हो जाएगी लाइक दिस, ये बेंड हो जाएगी इधर। तो ये आ गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। अब ये आ गया हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लाइट रे आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये हमें यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, तो दिस एंगल इज, दिस पॉइंट इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर वही
म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यूजिंग वही रिलेशन लगाओ, लेकिन अब आई एंगल जो है वो हमारा म्यू टू के अंदर है, तो ये बन जाएगा यूजिंग स्नेल्स लॉ म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन के अंदर आर है, अब इधर मीडियम म्यू वन है और इधर मीडियम म्यू टू था, तो म्यू वन साइन आर, और दिस कैन बी रिटन एज आई एंड आर आर स्मॉल, देन म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर। सपोज इंसिडेंट रे जो है वो कोई एंगल अल्फा बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बीटा बना रही है, और ये नॉर्मल जो है वो कोई एंगल गामा बना रहा है। तो ये पॉइंट था हमारे पास ए, ठीक है। अब इनकी आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई की बात करें, अब अगर मैं ये ट्राइंगल देखता हूँ, ये सारे जितने भी डेरिवेशंस होंगे सब में वेरिएशन आएगी आई और आर की वैल्यू में। तो देखिए क्या वेरिएशन आ रही है, यहाँ से आई की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनेगी, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो अल्फा प्लस गामा, एंड आर की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा, देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगी हमारे पास म्यू टू इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इज़ इक्वल टू म्यू वन इंटू बीटा प्लस गामा। अब अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ए पी अपॉन पी ओ, बीटा की आ जाएगी ए पी अपॉन पी आई, और गामा की आ जाएगी ए पी अपॉन पी सी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो म्यू टू इंटू ए पी अपॉन पी ओ प्लस ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू ए पी अपॉन पी आई प्लस ए पी अपॉन पी सी। ए पी कॉमन निकाल लीजिए और म्यू वन और म्यू टू से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास म्यू टू अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी आई प्लस म्यू वन अपॉन पी सी। ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास, पी सी वाली टर्म एक तरफ कर लो तो म्यू टू अपॉन पी ओ माइनस म्यू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन, ये इस तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, अपॉन पी सी। अब पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी आई इमेज डिस्टेंस एंड पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ओ इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये पोल है, इधर वाली जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इसका मतलब इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंस इज पॉजिटिव और इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब पी ओ इज माइनस यू एंड पी आई इज माइनस वी एंड पी सी इज इक्वल टू आर। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू वन अपॉन माइनस यू माइनस इंटू माइनस, सॉरी, म्यू टू अपॉन माइनस यू माइनस इंटू माइनस प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, यानी कि म्यू टू के अंदर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस म्यू वन अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। और जब म्यू वन में था तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला आया था म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो दोनों फॉर्मूला में रिलेशन देखिए, जब ऑब्जेक्ट म्यू टू में था तो म्यू टू के साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के नेगेटिव रेशो और म्यू वन के साथ इमेज चली जाएगी म्यू वन के अंदर, और
यहाँ आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। और जब ऑब्जेक्ट μ1 के अंदर था तो रिलेशन μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से चाहे कॉनकेव सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, चाहे रियल इमेज हो, चाहे वर्चुअल इमेज हो, उसके लिए हर एक के लिए सेम डेरिवेशन रहेगा। डिफरेंस आएगा हमारे पास आई और आर की वैल्यू में अलग अलग। तो रे डायग्राम प्रॉपरली बनानी आनी चाहिए। अगर रे डायग्राम प्रॉपरली बन रही है तो रिलेशन ऑटोमेटिकली उसमें से डिराइव हो जाएगा। ठीक है।